मित्रों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, जिसमें हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा है आदिकाल में। जैसे भारतेंदु युग पढ़ा हमने, द्विवेदी युग पढ़ा, छायावादी युग पढ़ा। अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप ज़रूर देख लें, पार्ट वाइज है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिवादी युग। 1936 से लेकर 1943 तक रहा ये। राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। अर्थात साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखा गया काव्य ही प्रगतिवादी काव्य कहलाता है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को ही प्रगतिवाद का भी आदि प्रवर्तक माना जाता है। परंतु हिंदी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं नागार्जुन, जिनका एक और नाम है वैद्यनाथ मिश्र, वो माने जाते हैं। तो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? नागार्जुन जी हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम माना जाता है। सामान्यतः यह कहा जाता है या जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रगतिवाद काव्य कहा जा सकता है। कुछ इतिहासकार इसे सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी पुकारते हैं। 1938 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत जी द्वारा संपादित रूपाभ पत्र मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र माना जाता है। तो रूपाभ जो है वो प्रगतिशील विचारधारा का एक पत्र है, जिसे संपादित किया है सुमित्रानंदन पंत जी ने 1938 में। डॉक्टर बच्चन जी सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य भी ही कहा जाता था। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 में मुक्ति बोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया। ध्यान देंगे आप, प्रगतिवाद शब्द का पहला प्रयोग मुक्ति बोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया। और कब किया? 1942 में। मुक्ति बोध ने अपने लेख में इसके सैनिक रूप का उल्लेख किया है। अब आगे जानेंगे हम लोग प्रगति आंदोलन का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम हेनरी बारबूज के प्रयासों से 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास शुरू हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने प्रयास किया? हेनरी बारबूज ने 1935 में, जहां उन्होंने प्रगतिशील जो लेखक हैं उनको एक करने का प्रयास किया। इन प्रयासों से सर्वप्रथम 1935 में ही पेरिस में अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार एवं विचारक E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। इसका अनुकरण करते हुए लंदन स्थित भारतीय विचारकों में से मुल्क राज आनंद एवं शहजाद जहीर नामक दो भारतीय विचारकों के द्वारा लंदन में 1935 में ही भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ नामक संस्था की स्थापना की गई। तो 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में ही हुई। और किन्होंने किया? भारतीय विचारक पहले हैं मुल्क राज आनंद और शहजाद जहीर। इस संस्था का प्रथम अधिवेशन अर्थात जो संस्था लंदन में स्थापित हुई 1935 में, जिसका नाम था
भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ। इसी संस्था का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित हुआ। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें मुंशी प्रेमचंद ने सभापति पद से दिए गए भाषण में घोषित किया कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, का लक्ष्य समाज के हित में होना चाहिए। किन्होंने कहा ये? मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। कहाँ पर? लखनऊ में आयोजित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ संस्था के प्रथम अधिवेशन 1936 में। आगे चलकर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी 1938 में इस संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस संघ की? भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कब की? 1938 में, और 1936 में की थी मुंशी प्रेमचंद ने। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम घोषणा पत्र लंदन में ही तैयार हुआ था, जिसका सारांश प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में छापा था। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। तो प्रेमचंद जी ने प्रथम घोषणा पत्र जो लंदन में तैयार हुआ था, उसका सारांश कहाँ छापा था? एक पत्रिका में जिसका नाम है हंस। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विचारधाराएं यानी प्रवृत्तियां जो कह ले आप। पहला है मार्क्सवाद एवं साम्यवाद का समर्थन, शोषण का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना, धर्म और ईश्वर का विरोध, नारी के सम्मान की प्रतिज्ञा, मानव मूल्यों का पक्षधर, बोधगम्य भाषा एवं व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग, जनता की भाषा में जनता की बातें कही गई इस काव्य में, मुक्तक काव्यों एवं मुक्तक छंदों की प्रधानता, सामाजिक अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन, सामाजिक भावना का चित्रण, ठोस यथार्थ का चित्रण, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, विश्व बंधुत्व की भावना, कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण और युग के अनुकूल परिवर्तन और नवनिर्माण की उत्कट लालसा। तो ये प्रवृत्तियां हैं प्रगतिवाद की। अब जानेंगे हम लोग कि छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, क्योंकि 1936 में जहां छायावाद का अंत होता है वहीं से प्रगतिवाद की शुरुआत होती है। छायावादी कविता का मुख्य उद्देश्य था स्वांतः सुखाया, जबकि प्रगतिवादी कविता का मुख्य उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। छायावादी कविता में व्यक्तिक भावना की प्रबलता है, वहीं प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक भावनाओं की प्रबलता देखने को मिलती है। मतलब छायावाद में कवियों ने अपनी निजी भावना को व्यक्त किया, वहीं प्रगतिवादी कवियों ने समाज की भावना को, समाज में फैली हुई भावना को प्रकट किया है। छायावादी कविता कल्पनाशीलता पर आधारित है, जबकि प्रगतिवादी कविता ठोस यथार्थ अर्थात वास्तविकता या सच्चाई पर आधारित है। तो जहाँ कल्पना छायावादी कविता का मुख्य अंग है, वहीं वास्तविकता अर्थात यथार्थ प्रगतिवादी कविता का मुख्य अंग है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रगतिवादी काव्यधारा के कौन कौन मुख्य कवि हैं और उनकी रचनाएं। तो नागार्जुन जो वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाने जाते हैं, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इनके बारे में भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रवर्तक जो हैं वो नागार्जुन जी माने जाते हैं। जन्म काल है 1911, मृत्यु काल 1998, सतलखा जिला दरभंगा बिहार में। इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 1936 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के कारण ये बौद्ध भिक्षु बन गए और ये बन गए वैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के विद्यालंकार परिवेण में 3 वर्ष तक ये रहे। रचनाएं इनकी हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली,
प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ। तुमने कहा था खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली भस्मांकुर। ऐसे भी क्या, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ काली माई। रविंद्र के प्रति बादल को घिरते देखा है, प्रेत का बयान। आओ रानी हम ढोल ढोएं पालकी, वे और तुम अकाल और उसके बाद सिंदूर तिलांकित भाल। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तुम्हारी तंत्रित मुस्कान कविता है इस गुब्बारे की छाया। तो जो टिक लगा है वो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1982, पथराई आँखें 1962, तुमने कहा था 1980, भस्मांकुर ये खंड काव्य है, इनका कई बार पूछा गया है ना। तो नागार्जुन द्वारा रचित है ये भस्मांकुर खंड काव्य। तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की कविता है ये, कई बार पूछा गया है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तुम्हारी दंत्रित मुस्कान। ये 10th क्लास की सीबीएसई की कविता है। ये तो कविता की बात हमने की। हम लोग जानेंगे उपन्यास। तो रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे, दुख मोचन और कुंभी पाक, जिसमें रतिनाथ की चाची और बलचनामा ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे जानते हैं कुछ विशेष बातें इनके बारे में। मैथिली भाषा में यात्री के नाम से कविता लिखते हैं कौन, नागार्जुन जी, जिनका नाम वैद्यनाथ मिश्र भी है, परंतु वे मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते हैं कविता, यात्री के नाम से। किसी अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम ढक्कन रखा गया, लोग इन्हें प्यार से बाबा भी कहते थे। इन्होंने इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर एवं उन पर अनेक आरोप लगाकर कविताएं लिखी थीं। इन्होंने, नागार्जुन ने। ये व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। व्यंग्य में माहिर होने के कारण नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर भी कहते हैं। ये कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने प्रगतिवादी काव्य धारा में जन जन के अभावों आकांक्षाओं से जोड़कर उसे जन साधारण की कविता बना दिया। आगे इम्पॉर्टेंट है, इनके द्वारा दीपक नामक, ध्यान देंगे, नागार्जुन जी ने दीपक नामक पत्रिका का क्या किया, संपादन किया। आपको कमेंट में बताना है कि प्रसाद जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो ये नागार्जुन जी की बात कर रहे हैं। नागार्जुन जी ने दीपक नामक पत्रिका का क्या किया, संपादन किया। कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। मैथिली भाषा में कविता लिखने के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये जन्म से कवि रह चुके हैं, प्रकृति से घुमक्कड़ रह चुके हैं और विचारों से मार्क्सवादी माने जाते हैं। ध्यान देंगे, जन्म से ही कवि माने गए और प्रकृति से घुमक्कड़ स्वभाव के हैं ये, और विचारों से ये मार्क्सवादी हैं। नागार्जुन ने अपनी भाषा में ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का प्रयोग किया है। अकाल और उसके बाद इनकी लंबी कविता है, अकाल और उसके बाद। उनके दिवंगत होने के बाद सोमदेव और शोभाकांत के संपादन में इनकी एक लंबी कविता भूमिजा प्रकाशित हुई। तो दो संपादक थे, सोमदेव और शोभाकांत। इन्होंने इनके मरने के बाद इनकी एक लंबी कविता का संपादन किया जिसका नाम था भूमिजा, जो नागार्जुन की कविता थी। इनका संपूर्ण कृतित्व 7 खंडों में, ध्यान देंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो 7 खंडों में इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हैं। किस नाम से, नागार्जुन रचनावली के नाम से। कुछ कविता की पंक्तियां हैं। बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे हैं, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे,
फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। बरस कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साँचे। तो ये नागार्जुन की कविताएं, उनके बारे में विशेष बातें थीं। अब जानेंगे अगले मुख्य कवि, जो प्रगतिवाद के मुख्य कवि हैं, वो है केदारनाथ अग्रवाल। 1911 में जन्म, 2000 ईस्वी में मृत्यु। कमासीन बांदा यूपी में इनका जन्म हुआ। नींद के बादल इनकी प्रमुख रचना है। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, लोक और आलोक, आग का आईना, अपूर्वा, समय समय पर बसंती हवा, माझी न बजाओ बंशी, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार और मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, आत्मगंध, बम्बई का रक्त स्नान, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, या जो शिलाएं तोड़ते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। कुछ टिक लगा भी है, कुछ टिक नहीं भी लगा है, ठीक है। तो पहला है नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। बसंती हवा, माझी ना बजाओ बंसी, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, और मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खड़ी, और जो शिलाएं तोड़ते हैं। तो जो शिलाएं तोड़ते हैं, कई बार ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की। तो केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे और इनको सोवियत भूमि या लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी कविताएं दो भागों में यानी दो श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियों में बांटी गई हैं। तो पहली श्रेणी है राजनीतिक काव्य और प्रकृति प्रेम, दूसरी है समाज संबंधी काव्य कविताएं। तो पहली श्रेणी में इन्होंने राजनीति से संबंधित कविताएं और प्रकृति प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी हैं। वहीं दूसरी श्रेणी में इन्होंने समाज से जुड़ी हुई कविताएं लिखी हैं। पहली श्रेणी की कविताएं मुख्यतः केदार खरी खरी काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो राजनीति और काव्य और प्रकृति प्रेम से जो कविताएं हैं वो कहाँ पर संग्रहित हैं? कहे केदार खरी खरी में, ठीक। ये सच्चे जनवादी यानी लोगों के कवि माने जाते हैं। प्रकृति चित्रण के कारण इनको छायावादोत्तर कविता का सुमित्रा नंदन पंत भी कहा जाता है। यानी छायावाद के बाद अर्थात प्रगतिवाद कविता का पंत कहा जाता है। किन्हें बताइए, किन्हें कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल जी को, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत की तरह ही इनको माना गया है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत भी प्रकृति चित्रण लिखने में सर्वश्रेष्ठ थे। हे मेरी तुम इनका काव्य संग्रह है जो इनकी पत्नी को समर्पित किया गया है। और हिंदी में अपनी पत्नी को लेकर इतनी रागात्मक और इतनी सुंदर कविताएं किसी और अन्य कवि ने नहीं लिखी हैं, जो कि इन्होंने लिखी हैं केदारनाथ अग्रवाल ने। अपूर्वा रचना के लिए इनको 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगले कवि हैं रामविलास शर्मा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रगतिवादी कवि हैं। 1912 में जन्म, 2000 ईस्वी में मृत्यु। उन्नाव यूपी के रहने वाले हैं ये। रूप तरंग, ऋतु संहार, सदियों के सोए जाग उठे, इस अकाल वेला में, बुद्ध वैराग और प्रारंभिक कविताएं। तो ऋतु संहार रामविलास शर्मा की है, रूप तरंग भी है, बुद्धि वैराग और प्रारंभिक कविताएं भी हैं, जो कई बार पूछी गई हैं। इन्होंने अंग्रेजी से PhD की और बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। और ध्यान देंगे, इन्होंने अज्ञे द्वारा संपादित ताड़ सप्तक, प्रथम ताड़ सप्तक के कवियों में शामिल किया जाता है। किनको? रामविलास शर्मा जो हैं वो अज्ञे के जो प्रथम ताड़ सप्तक के कवि हैं उनमें ये शामिल हैं।
ये कवि के बजाय एक श्रेष्ठ गद्यकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। यानी काव्य रचनाओं के लिए कम बल्कि गद्य रचनाओं के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए मुझे क्षमा करें आप। इनकी कवित्व शक्ति विकसित नहीं होने के कारण दूसरा तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी को इनको तार सप्तक में स्थान देने के लिए खेद भी जताना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि इनमें कविता रचने की शक्ति कम थी बल्कि गद्य की शक्ति ज़्यादा थी। यही कारण था कि अज्ञे ने इनको दूसरे तार सप्तक में स्थान नहीं दिया है। इनके अनुसार हिंदी प्रदेश में नव जागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से ही शुरू होता है। रामविलास शर्मा मानते हैं कि हिंदी प्रदेश में नव जागरण की शुरुआत कब से हो गई, वो 1857 से ही शुरू हो गई, स्वाधीनता आंदोलन से। प्राप्त सम्मान कौन कौन से मिले इनको? साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान, भारत भारती, व्यास पुरस्कार। निराला की साहित्यिक साधना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उन्होंने लिखी है रामविलास शर्मा ने। निराला की साहित्यिक साधना ये जीवनी है। इनको 1970 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब आगे प्रमुख कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। 1915 में जन्म, 2002 में मृत्यु। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, एशिया जाग उठा, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा, मिट्टी की बारात। इसके 5 खंड हैं। इनमें सन 1961 से 1970 तक की रचनाएं हैं। इस संग्रह में एक काव्य रूपक है मिट्टी की बारात। उसी के नाम पर इस संग्रह का नामकरण किया गया है। इसे संसार का दूसरा बड़ा शोक भी कहा जाता है। यानी पहला शोक गीत आप जानते हैं कौन है? अगर नहीं आप जानते हैं तो कमेंट करें और बताएं कि पहला शोक गीत कौन सा है, नाम क्या है शोक गीत का। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं मैं बता देता हूँ। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात। ठीक है, मिट्टी की बारात जो है वो संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत है। ठीक है, पहला शोक गीत आपको कमेंट में बताना है। इनके काव्य में भाव, विचार व शिल्प का सुंदर समन्वय है। हिल्लोल रचना में प्रणय की अनुभूति के चित्र हैं, यानी प्रेम की अनुभूति के चित्र हैं। जीवन के गान में रोमानी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। ये गांधी जी की अपेक्षा मार्क्स के अधिक समर्थक नज़र आते हैं। मार्क्सवादी समर्थक हैं कौन? आपके शिव मंगल सिंह सुमन जी। मिट्टी की बारात रचना के लिए इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, प्रसिद्ध कविताएं। मेरे पावन, मेरे पुनीत, आज तो मुझ में जवानी, कलकत्ते का अकाल, चल रही उसकी कुदाली, मास्को अब भी दूर है, रांगे राघव, जन्म 1923, 1962, अजेय खंडहर, पिघलते पत्थर, राह के दीपक, मेधावी पांचाली। ये रांगे राघव की रचनाएं हैं। अजेय खंडहर, पिघलते पत्थर, राह के दीपक, मेधावी। रांगे राघव की बात हम लोग कर रहे हैं। तो रांगे राघव का जो मूल नाम है वह है त्रयंबक वीर राघवाचार्य। रांगे राघव का राघवाचार्य नाम है त्रयंबक वीर राघवाचार्य। अजेय खंडहर रचना को निम्न 3 शीर्षकों में बांटा गया है। पहला है झंकार, ललकार और हुंकार। तो अजेय खंडहर को 3 अलग अलग शीर्षकों में बांटा गया है, झंकार, ललकार और हुंकार। पिघलते पत्थर इनकी मुक्तक काव्य रचना है। ध्यान देंगे, पिघलते पत्थर इनकी मुक्तक काव्य रचना है। मेधावी और पांचाली इनकी आख्यान रचनाएं हैं। राह के दीपक कविता में युगीन यानी उस समय के जब छायावाद का अंत हुआ और प्रगतिवाद की शुरुआत हुई तो उस समय के वास्तविक संदर्भों में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है। मतलब राह के दीपक में
उस समय की वास्तविकता को दिखाया गया है और प्राकृतिक छवि को भी दिखाया गया है। यानी प्रकृति संबंधित जो छवियां हैं, चित्र हैं, उसको भी दिखाया गया है इस कविता में, राह के दीपक में। इनकी कविता में समाजवादी चिंतन और उससे अनुप्राणित सामाजिक संवेदना की शक्ति भी है। अगले हैं त्रिलोचन शास्त्री। जन्म है 1917, मृत्यु काल 2007। रचनाएं धरती, दिगंत, काव्य और अर्थबोध। मैं उस जनपद का कवि हूँ, गुलाब और बुलबुल, ताप के तापे हुए दिन, शब्द अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, चैती अमोला मेरा घर, जीने की कला, फूल नाम है एक, देश काल सबका अपना अपना आकाश, रोजना मचा। जिसमें दो बहुत बार पूछा गया है ना। मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 में छपी, जो त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है, और रोजना मचा जो त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है। ये तो याद कर लेंगे आप, काफ़ी है। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी में सोनेट यानी अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कई माने जाते हैं। ध्यान देंगे, सोनेट जो अंग्रेजी छंद है, हिंदी में जिसको स्थापित किया है किन्होंने, त्रिलोचन शास्त्री ने। ये जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। इनका मूल नाम त्रिलोचन शास्त्री का है वसुदेव सिंह। वसुदेव सिंह जिनका मूल नाम है त्रिलोचन शास्त्री जी का। ताप के ताए हुए दिन के लिए 1981 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके हिंदी के अनेक शब्दकोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगे और भी लोग हैं, रामेश्वर करुण हैं, आप देख लें। ऐसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं गया है इन सब से। डॉक्टर महेंद्र भटनागर आप देख लें, सुदर्शन चक्र, इनसे कविताएं कुछ पूछी गई हैं, मैंने देखा है कहीं कहीं, लेकिन ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेंगे, ठीक है। डॉक्टर रणजीत, प्रगति काव्यधारा के अन्य कवि, और कौन कौन से आप देख लीजिए। तो प्रगतिवाद यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में आपको ये प्रयोगवाद जो 5वां वाद है आपका, आलोचना आधुनिक हिंदी का साहित्य का, वो हम लोग पढ़ेंगे।